एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हमारा, जैसे कि पिछले 2 वीडियोस हमने शेयर किया है, उसमें तो आपने पढ़ा था अवतल दर्पण के केस में या उत्तल दर्पण केस में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध और इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन की। तो आज स्टार्ट करते हैं रेखीय आवर्धन। सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो आ जाएं, ऑनलाइन हो जाएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो रेखीय आवर्धन, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। अगर प्रतिबिंब की लंबाई I मान लिया जाए और वस्तु की लंबाई O मान लिया जाए, साइज ऑफ इमेज I और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को O मान लिया जाए, तो रेखीय आवर्धन m इक्वल I/O हो जाएगा। जहां I क्या है? I है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। और O क्या है? वस्तु की लंबाई। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को कि आवर्धन गोली दर्पण का, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल, उसका आवर्धन होता है। और रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने किसके? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हमने क्या मान लिया? I मान लिया और वस्तु की लंबाई को O मान लिया। तो I/O, m इक्वल क्या होगा? I/O हो जाएगा। हम रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। हाई स्कूल स्तर में सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है और इंटरमीडिएट स्तर में इसका डेरिवेशन है, वो हम बताने जा रहे हैं। तो रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय, शायद स्याही खत्म हो गई है, इसको सही कर लें। रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक, तो मान लिया एक दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्या है? एक गोली दर्पण जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, AB रखी है।
एक किरण ए से चलेगी, मुख खच के समांतर चलेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दर्पण से जब टकरा कर वापस लौटेगी अर्थात परावर्तित होगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, जाएगी ये। और दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो दर्पण से टकराकर फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, जहां पर बनेगा, जहां पर दोनों किरणें काटेंगे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। A1 और B1, A डैश B डैश, A1 B1 मान ले, A डैश B डैश मान ले, कुछ भी मान ले, वो अपेक्षा पर है। तो एक किरण यहां चला दीजिए, AP, और ये हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी ये वस्तु है, इसको इसकी लेंथ को यू मानते हैं, सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, और ध्रुव से वस्तु की दूरी की यू माने, और ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी को बी मानते हैं। तो त्रिभुज ए बी पी और A1 B1 P में ये कोण आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के आपस में दोनों बराबर होते हैं। ये मुख्य अक्ष पर लंबवत है, ये भी लंबवत है। तो ए बी पी और त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज A1 B1 P समान कोणिक हुआ। समान कोणिक में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से देखें, साइज ऑफ इमेज A1 B1 अपॉन इसका लेंथ, इसका लंब, तो इसका लंब A1 B1 बटा AB हो जाएगा, बराबर इसका आधार BP, इसका आधार B1P अपॉन इसका आधार BP। क्लियर हुआ? ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मतलब ABP और A1 B1 P में, मतलब त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज या लिख देंगे समरूप त्रिभुज ABP तथा A1 B1 P में, ठीक है, A1 B1 P में। तो इसका ये कोण और ये कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम से। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ये भी लंब है। तो इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हुआ? समरूप हुआ। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं, अनुपातिक भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए A1 B1 अपॉन AB और B1 P बटा BP हो जाएगा। ये है A1 B1 साइज ऑफ इमेज I, और अक्ष विपरीत है, नीचे की ओर है, इसलिए माइनस में हो जाएगा, चिन्ह सहित रखेंगे। और AB साइज ऑफ ऑब्जेक्ट O, मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है? O है। प्रतिबिंब की लंबाई कितना माना आपने? I। B1P कितना है? B1P यहां से यहां तक की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V है, माइनस में होगा क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियां नेगेटिव होती हैं। और BP यहां से वस्तु की दूरी कितनी है? देख रहे हैं? U है। कितना है? U है।
ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v है, माइनस में होगा क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरियां नेगेटिव होती हैं। और बीपी यहां से वस्तु की दूरी कितनी है देख रहे हैं, u है, कितना है, u है, तो ये हो जाएगा माइनस u, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v अपॉन U u माइनस i अपॉन o, या i अपॉन o इक्वल माइनस v अपॉन u। इसलिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, रेखीय आवर्धन m इक्वल i अपॉन o इक्वल माइनस v अपॉन U यही है सूत्र। u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, i है साइज ऑफ इमेज, o है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई ये है और ये क्या है, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पास एक समझने वाली बात ये है कि आवर्धन हमें क्या जानकारी देता है। तो आवर्धन से हम वस्तु की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। आवर्धन पॉजिटिव है तब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, और आवर्धन नेगेटिव है तब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो हम प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण आवर्धन से करते हैं। ठीक है, तो इरेज करें इसको। हाँ कर दीजिए। हाँ नोट हो गया ना, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो आवर्धन पॉजिटिव है तब क्या होगा, नेगेटिव है तब क्या होगा। अगर पॉजिटिव है, आवर्धन पॉजिटिव है, यदि m का मान धनात्मक है तब m पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, है ना। I पॉजिटिव हो, क्लियर, I पॉजिटिव हो और O भी पॉजिटिव हो। तो यदि m का मान धनात्मक है तब क्या होगा, और m का मान ऋणात्मक है तब क्या होगा। m पॉजिटिव है तब क्या होगा, और m नेगेटिव है तब क्या होगा। देखिए m पॉजिटिव होने का मतलब है कि I भी पॉजिटिव हो और O भी पॉजिटिव हो, तब ये पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव कब होगा, O तो पॉजिटिव ही है, अक्ष के ऊपर रखा हुआ है। और I पॉजिटिव कब होगा, जब ये भी अक्ष के ऊपर ही बने, है ना, मतलब प्रतिबिंब अक्ष के ऊपर बने, मतलब सीधा बने। तो एक निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि m अगर पॉजिटिव है, m का मान क्या है, पॉजिटिव है, तब वो प्रतिबिंब क्या होगा। अब सीधा जब बनता है तो आप जानते हैं कि चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या होगा, तो प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। क्या होगी, आभासी होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। ठीक है, आभासी होने का मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा होगा। ठीक है, तब आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब होगा। क्लियर हुआ। ये आवर्धन पॉजिटिव है का मतलब क्या होगा, जैसे अब केस सेकंड में आता है कि यदि m का मान नेगेटिव है तब क्या होगा, मतलब ऋणात्मक है, m का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तब क्या होगा, जब ये नेगेटिव आएगा, m का वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। वो पॉजिटिव होता ही है, और I नेगेटिव होने के लिए इसको विपरीत दिशा में बनना चाहिए प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो तब
जब ये नेगेटिव आएगा, m का वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। वो पॉजिटिव होता ही है, हाँ पॉजिटिव। और i नेगेटिव होने के लिए इसको विपरीत दिशा में बनना चाहिए प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। तो तब प्रतिबिंब क्या होगा, और जब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा। ये बात निकल कर आई इस फार्मूले से। हमें क्या निकल कर आई कि अगर आवर्धन पॉजिटिव है तब क्या होगा, और अगर आवर्धन नेगेटिव है तब क्या? अगर आवर्धन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। और आवर्धन पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा। आभासी होगा, है ना। राइट। अब एक चीज और निकल कर आती है कि आवर्धन की वैल्यू, अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी है तब क्या होगा, 1 से छोटी है तब क्या होगा, और 1 के बराबर है तब क्या होगा। m का मान 1 से कम है, 1 से कम होने का मतलब ये हुआ कि i/o का मान भी 1 से कम होगा। इसका मतलब i क्या होगा, छोटा होगा और वो बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो आवर्धन अगर 1 से कम है तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। प्रतिबिंब छोटा होगा, है ना जी। और आवर्धन 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कर दिया तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा। और अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो i और o आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बराबर होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब बराबर होगा। साइज क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। इमेज की साइज बड़ी कब होगी, जब आवर्धन 1 से बड़ा है तब इमेज की साइज क्या होगी, 1 से अधिक। और इमेज की साइज 1 से, अगर आवर्धन 1 से कम है तो इमेज की साइज छोटी होगी। अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो इमेज बराबर, तो प्रतिबिंब बराबर होगा वस्तु के। ये बात समझ में आई। फिर से एक बार समझ लीजिए, आवर्धन पॉजिटिव, नेगेटिव और 1 से बड़ा, 1 से कम और एक बराबर। फिर से एक बार समझ लीजिए, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसका रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अगर आवर्धन नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आवर्धन 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। बड़ा, जिसे याद रखें, बड़ा का मतलब अगर आवर्धन 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर आवर्धन 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और आवर्धन बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। समझ में आ गया हो। याद करने का आइडिया कि अगर बड़ा, ध्यान समझिए, बड़ा तो आवर्धन 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा होगा। और छोटा है तो आवर्धन 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। और आवर्धन बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। क्लियर हुआ जी सर। जैसे तो नोट कर लीजिए। तो आवर्धन के विषय में पढ़ा आपने कि आवर्धन अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब की साइज भी क्या होगी, बड़ी होगी। और आवर्धन 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब की साइज भी छोटी होगी। और आवर्धन 1 के बराबर है तो साइज बराबर होगी। जैसे किसी वस्तु का आवर्धन आ रहा है -2, इसका अर्थ क्या है, तो आवर्धन पहले देखिए नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है।
ऋणात्मक है -2, इसका अर्थ क्या है? तो आवर्धन पहले देखिए नेगेटिव है, ये क्या है? निगेटिव, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, कम, है ना? तो जब आवर्धन निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि आभासी? अगर आवर्धन निगेटिव है तो आपने पढ़ा है कि आवर्धन निगेटिव है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी आ गई? वास्तविक आ गई। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? वास्तविक, वास्तविक हो गए। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा? क्योंकि आवर्धन क्या आ रहा है यहाँ पास? निगेटिव दिया है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक है ना? जी सर। और आवर्धन देख रहे हैं 2 है, आवर्धन यहाँ पर क्या है? अंकित मान। तो माइनस से मतलब नहीं है, माइनस तो दिखाएगा कि प्रकृति क्या है उसकी। प्लस होता तभी हो जाता, अगर यहाँ ये प्लस लिख देते इसका मतलब क्या होता था? आभासी, प्रतिबिंब आभासी हो जाता, है ना? तो यहाँ पर -2 है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि आवर्धन -2 का अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और दो है, आवर्धन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्धन 1 से बड़ा है। स्वाभाविक है, 2 संख्या क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। तो 1 से, इसका मान क्या है? 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो -2, आवर्धन -2 का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और बड़ा बनेगा, ये इसका मतलब हुआ। अब इसी पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण वाले अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बढ़ता है? 5 गुना बड़ा बनता है। जबकि प्रतिबिंब क्या हो? नंबर 1 वास्तविक हो और दूसरा आभासी हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सवाल नोट करें, तब तक हम पानी पी लेते हैं, है ना? प्यास लग गई है, ठीक है? तो एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? नंबर 1 कंडीशन दी गई है वास्तविक है, दूसरा कंडीशन दी गई है आभासी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना कि V की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको दिया क्या है? पहले लिख दिया जाए। आपको गिवन है सॉल्यूशन में, है ना? जी सर। सॉल्यूशन में तो फोकस दूरी कितनी दी गई है? दर्पण की क्या लिखेंगे? फोकस दूरी कितनी दी गई है? यहाँ पर देख रहे हैं कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को F से दिखाते हैं, F इक्वल 10 सेंटीमीटर। और ये दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव रख दिया पास -10 सेंटीमीटर।
ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आवर्धन कितना है? 5 गुना। आवर्धन दिया है m इक्वल 5, है ना? जी सर। तो माना प्रतिबिंब की स्थिति V है, तो आप जानते हैं फार्मूला क्या लगाएंगे? m इक्वल -v अपॉन u, ये फार्मूला लगाएंगे। अब कंडीशन ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो वास्तविक के लिए आवर्धन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? वास्तविक है ना, तो आवर्धन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। ये -5 दिया है ना? जी सर। पहली कंडीशन के लिए जब प्रतिबिंब क्या हो? प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक हो, तो आवर्धन क्या होगा? माइनस। माइनस में होगा। माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा यहाँ पास? v इक्वल 5u, समीकरण नंबर 1। इतना नोट करो तो आगे बताते हैं। तो सूत्र 1/f, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का है, माइनस लेंस का हो जाता है, ये दर्पण का सूत्र है। इसको हम क्या कहोगे तो प्रूव करवा देंगे। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया है? माइनस कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर। 1/v कितना है? 5u, है ना? जी। और प्लस 1/u, है ना? क्या होगा? इसको जो है आपको एलसीएम ले लो इसका। कितना होगा एलसीएम? 5u एलसीएम हो गया। ये कार्ड कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, ये 5 बचेगा। कितना हो जाएगा? 6/5u माइनस 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -5u इक्वल 60। तो u इक्वल क्या होगा? 60/- 60/5, 12 पंचे 60, -12 सेंटीमीटर। ये हो गया, u आ गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां पर रख दीजिए। v इक्वल क्या होगा? 5u का मान कितना है? 12। कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये आंसर हो गया, है ना? दूसरी कंडीशन दूसरी नोट कर लिए, पहले इतना नोट कर लिया आप लोग। अभी हमने आभासी पढ़ाया। अब दूसरा कंडीशन लिखेंगे, जब क्या हो? वास्तविक प्रतिबिंब आभासी हो। तो आभासी है तो आवर्धन कितना होगा? तब आवर्धन कितना होगा? m बराबर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? जी। अब +5 दिया है, +5 हो जाएगा। और ये कितना होता है? ये होता है -v/u +5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो -5u, समीकरण नंबर 1। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र 1/f ये होता है। ये रख दिया जाए, ये है ही है अपना जी। ये कितना हो जाएगा? v का मान कितना है? -5u। ये क्लियर है? ये हो जाएगा -1, ये +5, है ना? यहाँ से रेस कर देते हैं, ये जाएगा 4/5u -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5u इक्वल 10 चौक 40। तो u इक्वल -40/5, 5 अठे 40, कितना हो जाएगा? -8 सेंटीमीटर, है ना? जी सर। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से क्या होगा? v इक्वल क्या हो जाएगा? -5u। u का मान कितना है? -8, कितना हो जाएगा?
8×40 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। दोनों कंडीशन में हमने सूत्र लगाकर आपको समझाया। ठीक है, ओके।